Hello class 8th, welcome back to our channel. Today we are doing the last lecture of your chapter 3rd of chemistry. इसमें हम एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं. एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन होते हैं एंड क्योंकि यू आर इन 8th स्टैंडर्ड तो आपकी टीचर्स जो हैं वो शायद बुक में मार्क भी करवाती होंगी आपको आंसर्स एंड यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली. बट एज सच आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं उस आंसर को अगर आप चाहें तो. इट डिपेंड्स ऑन यू बट द ओनली थिंग इज कि जो कंटेंट है वो सही होना चाहिए. आप जो एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं वो सही होनी चाहिए, डेफिनेशन सही होनी चाहिए. अब जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, जो टर्म्स की स्पेलिंग्स हैं वो सही होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ना आपके मार्क्स कट होंगे स्पेलिंग मिस्टेक के भी. आई एम श्योर आपकी टीचर्स आपको ये बताती होंगी. तो ये स्टार्ट करें हम लेक्चर, है ना. इसमें सिर्फ हम एक्सरसाइज कवर करेंगे एंड जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि आई हैव ऑलरेडी रिटन द पेज नंबर्स ऑन विच द आंसर्स आर गिवन एंड आई विल रीड आउट द आंसर्स एंड यू प्लीज मार्क एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज आस्क. और आपको अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे वीडियो तो प्लीज़ टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, गिव टू एग्जांपल्स. ये जो है पेज नंबर 24 आपकी बुक की जो स्टार्टिंग में ही है, मतलब बुक की स्टार्टिंग नहीं, लेक्चर की जो चैप्टर की स्टार्टिंग है उसी में दे रखा है कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं. पेज नंबर 24 आप निकाल लीजिए, वहाँ पे definition दे रखी है that the substances that contain the same kind of particles or atoms or molecules are called pure substances. The examples, uh, you can give any examples like iron, copper, zinc. Excuse me. They are all examples of pure substances. You can also mention pure gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, or pure compounds, क्योंकि कंपाउंड भी हो सकता है प्योर, है ना. जैसे कि CO2 है, हमारी शुगर है, या हमारा सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट. ये सब प्योर सब्सटेंसेस की एग्जांपल है अगर उनमें कोई मिक्सचर, कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो. नेक्स्ट, डिफाइन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच. सो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 28. होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन दे रखी है और वहीं पे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर मिक्सड यूनिफॉर्मली इन अ वे that they cannot be seen separately, मतलब no separate phases can be seen. अगर एक मिक्सचर में तो then that is a homogeneous mixture. एग्जाम्पल हो गया a mixture of milk and water, a mixture of honey and water, a mixture of ink and water, a mixture of air, air में कोई भी gases dissolved हो, that is also a homogeneous mixture. Then heterogeneous mixture क्या होता है? A mixture in which the components are not mixed uniformly and you can be they can be seen separately as different phases. They are the example of heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture के example हो जाएंगे सॉल्ट एंड डस्ट, दाल एंड चावल. दाल चावल को आप मिक्स कर लीजिए तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दोनों अलग अलग नज़र आते हैं. सैंड एंड सॉल्ट, वाटर एंड ऑयल, चॉक एंड वाटर, ये सारे जो हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट, थर्ड इज वाई डू वी नीड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. हमें एक मिक्सचर की कंपोनेंट्स को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है? दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 29. why do we need to separate? Because we have to get pure and useful substances. mixture हमारे लिए useful नहीं है, हमें उसमें से pure content remove करना है. then we also have to remove the undesirable and harmful substances from that particular mixture. तो दो points दे रखे हैं वहाँ पे आपकी बुक में, दोनों आपको लिखने हैं. नेक्स्ट, what are the factors on which methods of separation of components of a mixture depend? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिल्ड्रन कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे. तो ये क्राइटेरिया मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था जब हमने पढ़ा था. इट इज़ ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 29. लाइक डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी. देखो 5 पॉइंट्स दे रखे हैं वहाँ पे. क्या है फैक्टर्स? फर्स्ट इज डेंसिटी एंड सॉल्युबिलिटी, सेकेंड इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज वोलेटाइल नेचर, फोर्थ इज सब्लाइम नेचर एंड फिफ्थ इज मैग्नेटिक नेचर. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन पे डिपेंड करता है कि हम एक पर्टिकुलर मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करने वाले.
Next, describe solvent extraction. Sorry, how will you separate salt and camphor from their mixture? पेज नंबर 30 पे ये एक्टिविटी दे रखी है आपकी, सॉल्ट एंड कैम्फर को सेपरेट करने की, तो आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो एक्टिविटी दे रखी है ना सॉल्ट एंड कैम्फर की, अमोनियम क्लोराइड और NaCl वाली एक्टिविटी 1, दैट इज दी पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसमें कैम्फर की जगह अमोनियम क्लोराइड लिया है, आप अमोनियम क्लोराइड की जगह कैम्फर ले लीजिए, दोनों ही सबलाइम करते हैं, दैट इज वाई दे हैव मेंशन्ड कैम्फर। नेक्स्ट, डिस्क्राइब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विद इन एग्जाम्पल। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है? इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 31। इसमें क्या है कि व्हेन वन ऑफ द सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज सॉल्युबल इन अ लिक्विड, मतलब कि आपके पास एक मिक्सचर है, उसको सेपरेट करने के आप उसको एक लिक्विड में, एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, और उस मिक्सचर का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो उस मिक्सचर में डिसॉल्व हो जाता है, तो इसलिए वो डिसॉल्व पार्ट हमें मिल जाएगा, जो नहीं डिसॉल्व होगा उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू ले लेंगे। तो दैट इज़ दी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, कि आप सॉल्वेंट में, किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में अगर आपके मिक्सचर के कंपोनेंट सॉल्युबल हैं तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सॉल्ट एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड, क्योंकि सॉल्ट, आप वाटर ले लीजिए, सॉल्ट इज़ वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, एंड आप सैंड को फिल्टर आउट कर लीजिए, उसके फिल्टर हो जाएगी वो, उसको ड्राई कर लीजिए, सैंड मिल जाएगी आपको। जो आपने सोल्यूशन में जो सॉल्ट लिया है उसको आप सोल्यूशन को हीट करिए, वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, एंड द सॉल्ट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, सो यू विल हैव डिफरेंट components of the mixture. Next, how is sedimentation and decantation different from filtration? This is given on page number 32. सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन बहुत डिफरेंट है फिल्ट्रेशन से। कैसे डिफरेंट है? देखो, सेडिमेंटेशन में क्या है कि इट इज़ द सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ अ पर्टिकुलर कंटेनर, जहाँ पे कि लिक्विड आपका डिजॉल्व सोल्यूशन जहाँ प्रेजेंट है, उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, जहाँ पे कि सेटल डाउन हो जाते हैं पार्टिकल। डिकेंटेशन क्या होता है? डिकेंटेशन में क्या होता है कि जब हमारे पार्टिकल सेटल हो गए, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस खत्म हो गई है, तो अब हम बहुत ध्यान से उस जो लिक्विड है हमारा किसी पर्टिकुलर कंटेनर में, उसको बहुत धीरे धीरे पोर आउट कर लेते हैं, ताकि जो हमारा बेस है, जो हमारा सेडिमेंट है, वो डिस्टर्ब ना हो, तो ऊपर ऊपर से हम लिक्विड को ले लेते हैं, दैट इज डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि हमने पूरे सेटल नहीं करना, हमने किसी भी सॉलिड पार्टिकल को, हम उसको पूरा घोल घाल के, चाहे वो ताकि वो पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड में फ्लोट करें, एंड देन यू ड्रेन इट आउट थ्रू फिल्टर पेपर। आप एक कोन में फिल्टर पेपर लगा के उसको अगर आप छानेंगे, जिसको हम छानना बोलते हैं, हम चाय छानते हैं ना घर में, तो दैट इज़ ऑल्सो फिल्ट्रेशन। तो आप फिल्टर पेपर लगा के फिल्टर कर लीजिए, तो आपका जो रेजिड्यू है, जो भी मटेरियल है जो कि डिज़ोल्व नहीं हुआ था, वो फिल्टर पेपर में रह जाएगा, और जो क्लियर फिल्ट्रेट है वो आपको नीचे बॉटम में मिल जाएगा, जो भी आपने कंटेनर में जिसमें कि फ़िल्टर किया है। तो फिल्टर पेपर और फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन में ये डिफरेंस है। देयर डेफिनेशंस आर गिवन ऑन पेज नंबर 32. Next, what is loading? Name a mixture that can be separated into its components by this method. अब loading क्या होता है? Loading is a different process. It is a process in which a chemical substance is added to the mixture of solid and liquid to help the fine particles settle down faster. मतलब कि एक सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास लिक्विड है और सॉलिड है। अब वो जो लिक्विड है, सपोज क्ले और वाटर का सॉल्यूशन है, तो मिट्टी के पार्टिकल जो हैं वो लिक्विड में फ्लोट कर रहे हैं, पानी में फ्लोट कर रहे हैं, मिट्टी बैठ नहीं रही है। हम क्या चाह रहे हैं कि मिट्टी जल्दी से सेटल डाउन हो जाए, तो हम उसमें थोड़ी सी एलम ऐड कर देंगे, फिटकरी जो घरों में यूज़ होती है, एलम ऐड कर देंगे। तो एलम ऐड करने से क्या होगा कि एलम जो है वो क्ले के पार्टिकल्स को सेटल डाउन करने में हेल्प करती है, बहुत जल्दी वो सेटल डाउन हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज लोडिंग, एंड द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 32. नेक्स्ट, ninth question is, how are miscible liquids different from immiscible liquids? This answer is given on page number 34. Immiscible और miscible liquids में क्या difference है? This I have explained clearly. ऐसे लिक्विड्स जो कि मिक्स हो जाते हैं आपस में, एक सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, आप उनके देख के आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, दे आर मिसिबल लिक्विड्स। बेस्ट एग्जांपल इज वाटर एंड मिल्क।
पानी और दूध को मिलाइए, एक से हो जाएंगे, आप उसमें फ़र्क नहीं कर सकते। तो दैट इज़ मिक्सिबल लिक्विड्स। और दूसरे ऐसे लिक्विड्स जो कि आपस में मिक्स नहीं होते, सेपरेट फेजेस नज़र आते हैं, आपको 2 लेयर नज़र आएंगी या जितने भी हैं उतनी लेयर्स नज़र आएंगी, दे आर इमिसिबल लिक्विड्स। बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑयल एंड वाटर। तो ये दीज आर दी मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स एंड द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 34। नेक्स्ट, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी की जो प्रोसेस है उसके एडवांटेजेस आपसे पूछे, दे आर लिस्टेड ऑन पेज नंबर 36। 3 पॉइंट्स आर गिवन। इट इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब इतने क्लोज जो हो, सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको सेपरेट करने के लिए टेक्निक एक्सट्रीमली यूजफुल है, एसेंशियल है। देन इट कैन बी यूज टू सेपरेट अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। बहुत छोटी सी क्वांटिटी अगर कहीं मिक्सड है, जैसे ना ये एनालिटिकल रीजनिंग में, या जब हम लैब एनालिसिस करते हैं किसी सैंपल का, क्रिमिनल फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे कि क्रिमिनोलॉजी में फोरेंसिक एनालिसिस होता है ना, कि छोटा सा एक बहुत माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ कोई केमिकल दिया गया किसी को मारने के लिए, बहुत छोटे से अमाउंट में पॉइजन यूज हो, उसको एनालाइज करने के लिए क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक बहुत काम आती है, कि बहुत थोड़ा सा सब्सटेंस भी आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, कि इतना ज़रा सा कंटेंट भी आपको मिल जाता है। देन इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड्स। सो दीज आर द एडवांटेजेस गिवन ऑन पेज नंबर 36। नेक्स्ट, अब लॉन्ग आंसर आ गए आपके। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में पेज नंबर 25 पे काफ़ी बड़ा सा चार्ट दे रखा है, जहाँ पे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंस दे रखे हैं चिल्ड्रन। यू कैन राइट फ्रॉम देयर। अच्छा, आपकी मैम नोटबुक में लिखवाएंगी तो शायद सारे लिखवाएं आपसे, या 5 पॉइंट बोले। एग्जाम में आपको मार्क्स के हिसाब से लिखने होंगे, लाइक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू हैव टू राइट 3 पॉइंट्स, एंड 6 मार्क्स का तो यू हैव राइट 5 पॉइंट्स और 6 पॉइंट्स। सॉरी, 5 मार्क्स का तो 5 पॉइंट्स, मतलब 1 मार्क फॉर ईच पॉइंट। द नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के जो डिफरेंसेस हैं, दे आर ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 29। वहाँ पे दे रखे हैं 6 डिफरेंस दे रखे हैं, आप लर्न कर लीजिएगा, लर्न सारे करिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि एक पर्टिकुलर डिफरेंस लिखने को आ जाए, आपको क्राइटेरिया दे दें कि इस बेसिस पे डिफरेंशिएट करिए। तो लर्न सारे करने हैं। नोटबुक में हो सकता है आपकी मैम कम लिखने को बोलें, लेकिन आपको लर्न सारे करने, मैं दोबारा बोल रही हूँ, मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी सारे डिफरेंसेस लर्न करिएगा। क्योंकि जब मैं वो लेक्चर पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि आपके बोर्ड में जो डिफरेंसेस आते हैं वो क्राइटेरिया के बेसिस पे लिखने के आते हैं, कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स ऑन नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, या डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ द डक्टिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। कुछ भी पूछ सकते हैं ना। यहाँ पे मिक्सचर एंड कंपाउंड के बेसिस पे इनमें डिफरेंस पूछ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, सेपरेशन के बेसिस पे पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आपको लर्न सारे करने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, हैंड पिकिंग, विनोइंग एंड सीविंग। अब देखिए, मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था प्रिंसिपल्स ज़रूर याद कीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन क्या होगा? सेपरेटिंग फनल क्या है? एक हम सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं, उसमें नीचे स्टॉप कॉक होता है और लिक्विड्स उसमें से सेपरेट करते हैं। तो सेपरेटिंग फनल का प्रिंसिपल क्या है कि हम ऐसे लिक्विड्स ले रहे हैं जिनकी डेंसिटीज डिफरेंट है। ठीक है, प्रिंसिपल हो जाएगा कि ऐसे लिक्विड्स आर बीइंग टेकन हुज डेंसिटीज डिफर फ्रॉम ईच अदर क्वाइट अ लॉट। जो हैवियर लिक्विड है वो नीचे सेटल हो जाता है, लाइटर डेंसिटी वाला ऊपर रहता है। जब हम स्टॉप कॉक ऑन करते हैं, खोलते हैं, तो हैवी वाला लिक्विड नीचे कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा, जो भी आपने कंटेनर रखा हुआ है, बीकर या वटेवर। और जो फर्स्ट वाला लिक्विड, जो लाइटर लिक्विड है जिसकी डेंसिटी कम है, जैसे ही वो स्टॉप कॉक के पास आएगा, यू पुट स्विच इट ऑफ, उसको ऑफ कर दीजिए, स्टॉप कॉक को, नॉब को टर्न कर दीजिए, एंड यू विल हैव डिफरेंट लिक्विड्स सेपरेटेड, है ना। हायर डेंसिटी वाला आपका नीचे बीकर में कलेक्ट हो गया और लोअर डेंसिटी वाला ऊपर रह गया सेपरेटिंग फनल में। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग क्या है? बहुत सिंपल चीज़ है कि भाई हाथ से आप सेपरेट कर रहे हैं किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, तो उसका प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन क्या है? उसमें हैंड पिकिंग हम कब यूज़ करेंगे? जबकि जो भी हम कंपोनेंट सेपरेट करने वाले हैं, दे शुड बी ऑफ अ वेरी बिगर साइज, बड़े साइज के हों, डिफरेंट शेप के हों और डिफरेंट कलर के हों। साइज का डिफरेंस होना चाहिए, कलर का डिफरेंस होना चाहिए, शेप का डिफरेंस होना चाहिए, ताकि हम उनको देख के आसानी से पिक कर सकें। अगर सेम होंगे तो हैंड पिकिंग में बहुत दिक्कत आएगी आप।
ठीक है। जैसे आपको मैं एक कार्टन में भर के दे दूं एप्पल्स और मैंगोज, मैं आपको बोलूं इनको सेपरेट कर दीजिए, मिक्सचर ही तो है वो भी, तो आप फटाफट सेपरेट कर देंगे, है ना। लेकिन मैं एक कार्टन में भर के दे दूं आपको दाल और चावल, 5 किलो दाल और 5 किलो चावल, और मैं बोलूं इनको दाल चावल को सेपरेट करो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे आप। सो डिपेंड्स कि कहाँ पे हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। नेक्स्ट, विनोइंग। विनोइंग में हम क्या करते हैं, विनोइंग हम कब यूज़ करते हैं, जबकि हमारा जो कंटेंट है, जो मिक्सचर है, उसमें एक जो पार्टिकल है वो हैवी है और दूसरा लाइट है, काफ़ी वेट में डिफरेंस है, जैसे कि व्हीट और उसकी हस्क, गेहूं के दाने और उसके जो हस्क पार्टिकल्स हैं उनको हम विनोइंग से सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, उसको ऊपर से नीचे पोर करते हैं, बहुत हाइट से पोर करते हैं, तो जो हैवियर पार्टिकल्स हैं दे फॉल स्ट्रेट टू द ग्राउंड, मतलब व्हीट जो है हमारा वो सीधा नीचे गिरता है, और जो उसकी हस्क होती है वो लाइट होती है, तो वो उड़ के थोड़ी दूर चली जाती है, वो दूर पे जाके अपना हीप बनाती है। व्हीट का हीप डायरेक्टली नीचे बन जाता है और जो हस्क है उसका हीप थोड़ी दूर जाके बनता है। तो विनोइंग का बेसिस हो गया वेट डिफरेंस, जब होगा तब हम विनोइंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सीविंग। सीविंग मतलब छानना। सीविंग की प्रोसेस हम कब यूज़ करेंगे, सीविंग की प्रोसेस हम यूज़ करते हैं जबकि हमारे जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स के साइजेस में डिफरेंस है। बड़ा वाला जो है वो सीव के ऊपर रह जाएगा, जो छोटा वाला है वो सीव के जो होल्स हैं उनके थ्रू पास हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा। तो सीविंग इज द प्रोसेस यूज्ड व्हेन देयर इज अ क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज राइट एन एक्टिविटी फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। एक्टिविटी लिखने को बोली है। दिस एक्टिविटी इज मेंशन इन योर बुक, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 32। पूरी एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2 आप वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल और वाटर को सेपरेट करना है, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 34। अब इथेनॉल और वाटर जो है आप ये देखिए, ये मिसेबल लिक्विड है कि इमिसेबल लिक्विड है। इथेनॉल और वाटर कैसे लिक्विड्स हैं, मिसेबल हैं, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो इनको हम कैसे सेपरेट करेंगे, डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें इथेनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इट इज़ अराउंड 78.37, मतलब 79 के आसपास होता है, 78-79 के बीच में होता है, तो वो पहले डिस्टिल ओवर हो जाता है और वाटर जो है वो कंटेनर में रह जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट दम, लेकिन ये सेपरेशन जो है वो 100% नहीं होता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेंट्रिफिकेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी और सेंट्रिफिकेशन दोनों प्रोसेस को आपको डिस्क्राइब करने को बोला है, तो दे आर मेंशन इन द पेजेस 33 एंड 35। पेज नंबर 33 पे सेंट्रिफिकेशन की प्रोसेस डिस्क्राइब्ड है पूरी, आप वहाँ से देख लीजिए आंसर, एंड पेज नंबर 35 पर क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस डिस्क्राइब्ड है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट, अच्छा कितना डिटेल लिखना है वो डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स के ऊपर, लेकिन आपको नोटबुक में लिखना है तो आपको पूरी प्रोसेस ही लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ड्रॉ लेबल डायग्राम शोइंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय कौन सी प्रोसेस से, सॉरी एक मिनट, ये ज़्यादा ही मूव कर रहा है तो मेरे को इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा धीरे धीरे, है ना, वही मूव कर जा रहा है ये। सॉल्ट एंड मिक्सचर वाटर फ्रॉम द मिक्सचर बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज़ करनी है यहाँ पे आपको सॉल्ट एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए। तो डिस्टिलेशन का डायग्राम आपका दे रखा है पेज नंबर 34 पे, जो सिंपल डिस्टिलेशन है वो वाला आप डायग्राम बनाना है आपको। मैंने आपको बोला था डिस्टिलेशन का डायग्राम ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में बनाने को आता ही आता है, लेबलिंग के लिए नहीं आएगा 8th क्लास में, मेरे ख्याल से बनाने के लिए देगी आपकी टीचर। लुक एट द पिक्चर गिवन, यहाँ फिगर ए को देखिए, क्या है ये, इट इज़ अ वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इन इट, हाउ डज इट हेल्प। अब वॉशिंग मशीन में कपड़े जो हैं वो गोल गोल घूमते हैं, तो ये कह रहे हैं कौन सी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल इसके लिए और कैसे हेल्प करती है, तो कौन सी प्रोसेस है, कैन यू टेल मी।
इट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होती है जिसकी वजह से पानी में कपड़े धुल जाते हैं, डर्ट अलग निकल जाती है। हाउ डज इट हेल्प? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से जो डर्ट पार्टिकल्स हैं दे मूव अवे फ्रॉम द क्लोथ्स एंड दे आर सेपरेटेड आउट। राइट इट्स प्रिंसिपल अगेन, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 33, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वो आप लिख दीजिएगा। गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द सेम प्रिंसिपल। This answer is also given on page number 33. However, I'll tell you the answer. The example is milk and cream. दूध को अगर आप चर्न करते हैं मिक्सी में तो मलाई में से मक्खन निकालते हैं मम्मी, ऐसे ही दूध को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स में रखेंगे तो यू कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। आप देखिए अमूल का जो मिल्क आता है मार्केट में वो कैसा मिल्क आता है, फुल क्रीम आता है, हाफ क्रीम आता है, टोन्ड मिल्क आता है। इसका मतलब उसमें से कितनी परसेंटेज क्रीम रिमूव्ड है वो हो गया है ना। फुल क्रीम मतलब उसमें से मलाई रिमूव नहीं किया, तो फुल क्रीम इज देयर, हाफ क्रीम मतलब आधी रिमूव कर दिया है, टोन्ड मतलब पूरी रिमूव कर दिया। तो दैट इज दी that is how they do it. Next, observe the picture B and answer the following questions. अब आप फिगर B को देखिए, इसमें क्या है, वैटमैन फिल्टर पेपर है, मतलब क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस दिखा रहे हैं। ग्लास रॉड से ये अटैच्ड है पेपर और यहाँ पे एक पेंसिल मार्क लगाया गया है और पेंसिल मार्क को वाटर सोल्यूशन में डिप किया है जिसके कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें मिल गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, विच कलर इज मोर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। जो कलर जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो उतना ज़्यादा ऊपर मूव कर जाएगा, है ना। तो इस यहाँ पे जो वायलेट कलर है वो टॉप मोस्ट में पहुँच गया है नीचे से मूव करते करते। तो विच कलर इज मोस्ट सॉल्युबल? वायलेट कलर इज द मोस्ट सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी रीच द टॉप ऑफ द वैटमैन फिल्टर पेपर। नेम द पेपर यूज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। इट इज ऑलरेडी मैंशन वॉटमैन फिल्टर पेपर है, काफ़ी अच्छा थिक फिल्टर पेपर होता है, उसको यूज़ कर रहे हैं। नेम एनी टू इंडस्ट्रीज वे क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूजफुल। अब मैंने जैसे आपको बताया कि क्रोमेटोग्राफी कहाँ पे यूजफुल हो सकती है, ये आपकी बुक में भी मेंशन कर रखा है कि क्रोमेटोग्राफी कहाँ कहाँ यूज़ होती है। अदरवाइज़ हम जो कहें कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में मेडिसिन की एक्सट्रैक्शन में या किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को बनाने में, क्या उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में, या फिर फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है, या फिर हम ये कहें कि फोरेंसिक साइंसेज में यूज़ होती है क्रोमेटोग्राफी थोड़े थोड़े से पॉइजन्स को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में भी आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि उसमें ये टेस्ट करते हैं लैबोरेटरीज़ में कि कौन सा कंपोनेंट है फूड में या किसी भी चीज़ में जो कि हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है। तो वो हो सकता है कंपोनेंट बहुत छोटी परसेंटेज में प्रेजेंट हो लेकिन वो फिर भी डैमेज बहुत बड़ा कॉज करता है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स में, लैब एनालिसिस में भी ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। Next is Suman mixed kerosene oil with the water by mistake. Kerosene oil और water को mix कर दिया सुमन ने। What type of mixture is formed? कैसा mixture बनेगा? Water and oil का mixture कैसा होता है? It is immiscible heterogeneous mixture बन गया। Now suggest a method that can be used by Suman to separate the two immiscible heterogeneous mixture है, दो different phases हैं liquids के, तो सुमन को कौन सा method use करना चाहिए इनको separate करने के लिए? तो she can very easily use the process of the separation कर सकती है with the help of, किसकी help से कर सकती है? separating funnel। सेपरेटिंग फनल को यूज़ करके केरोसिन की डेंसिटी जो है वो कम होती है, वो फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। सेपरेटिंग फनल में उस पूरे मिक्सचर को डाल दीजिए, सेपरेटिंग फनल की कॉक खोल दीजिए, नॉब खोल दीजिए, नीचे से वाटर निकलना शुरू हो जाएगा। जब आपको लगे कि हाँ वाटर और केरोसिन का जो मिक्सचर वाला लेवल था वो आ गया है, उनकी जो फेजेस की जो जॉइनिंग पार्ट है वो आ गया है, तब आप कॉक को बंद कर दीजिए, स्टॉप कॉक को, तो वाटर निकलना बंद हो जाएगा। ऊपर आपको केरोसिन रह जाएगा सेपरेटिंग फनल में और नीचे जो है आपके वाटर इकट्ठा हो जाएगा बीकर में। सो दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट द टू। सो वी फिनिश विद दिस लेक्चर हियर। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गई है एंड आपका पूरा एक्सरसाइज भी हो गई है। इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ नेक्स्ट चैप्टर एटम्स वाला, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है आपका 4th चैप्टर केमिस्ट्री में, वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम 4th चैप्टर के साथ मिलेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, टेक केयर एंड डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। डू लाइक द वीडियो इफ़ यू फाइंड द कंटेंट्स यूजफुल। अगर आपको यूजफुल नहीं लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि क्या कमी है। आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव। ओके, टेक केयर, स्टे सेफ एंड बी हेल्दी।